आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 8 अपचयोपचय अभिक्रियाएं यानी रेडॉक्स रिएक्शन। तो एनसीईआरटी की जो बुक हमने केमिस्ट्री की पढ़ी है उसके पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो उनकी हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए लिखा भी है पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित स्पीसीज में प्रत्येक रेखांकित तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण कीजिए। तो ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, जहाँ पर रेखा नीचे खींची गई है। तो यहाँ पर देखिए कुछ रेखाएं गलत खींच दी गई हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की नहीं फास्फोरस पे खींचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकाली गई है। तो एक एक करके हम इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि जिसकी निकालना है, तो कह रहा है माना Na H2PO4 में P की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू X। तो X मान लिया गया जिसकी हमको निकालना है। अब एक एक की हम लोग यहाँ रखते जाएंगे। तो Na चूँकि पहले वर्ग का तत्व है, आवर्त सारणी यानी पीरियाडिक टेबल आप लोग देखिए तो उसमें मिलेगा। तो Na +1 होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 हो गई। प्लस हाइड्रोजन के 2 एटम हैं यानी 2 परमाणु हैं, तो 2 लिख दिया गया। और हाइड्रोजन का +1 होता है जनरली, तो +1 लिख दिया गया। अगर कोई इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व ना हो जुड़ा हो इसके साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन हमारा +1 शो करता है। तो ध्यान दीजिए कि +1 हो गई, फास्फोरस की निकालना है तो +X लिख दिया गया। प्लस हर एक स्पीसीज के बाद प्लस का निशान लगाना है। ऑक्सीजन की 4 एटम है तो 4, ऑक्सीजन की जनरली -2 होती है तो -2 लिख दिया इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सॉल्व किया तो X की वैल्यू आ गई +5। अतः NaH2PO4 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 है। अब देखिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है माना NaHSO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या X। कहने का मतलब है कि इस स्पीसीज में हमें सल्फर की निकालना है। तो Na की +1 हो गई, हाइड्रोजन की +1 हो गई, प्लस सल्फर की निकालना है तो +X लिख दिया। प्लस ऑक्सीजन के 4 परमाणु है तो 4, ऑक्सीजन के -2 होती है इक्वल टू 0 का। सॉल्व किया तो आ गया X बराबर +6। अतः NaHSO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? +6 हो गई। अब इसी प्रकार से नीचे देखते हैं। अब देखिए हमको H4P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो इसकी हमने कितना मान लिया? X मान लिया। अब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के +1 होती है तो +1 लिख दिया। हाइड्रोजन के 4 परमाणु है तो 4 का गुणा कर दिया। प्लस फास्फोरस की निकालना है तो 2 का गुणा कर दिया इनटू X मान लिया, क्योंकि फास्फोरस की निकालना है 2 परमाणु है तो 2 का गुणा हुआ है। प्लस ऑक्सीजन के 7 परमाणु है तो 7 का गुणा किया, और एक ऑक्सीजन की -2 होती है तो -2 कर दिया इक्वल टू 0 हो गया। जब तक कोई इसमें पावर ना हो ऊपर तो 0 लिखते हैं। अगर +2 पावर होती तो बराबर में +2 लिखते, अगर -2 पावर होती तो बराबर में -2 लिखते, जैसा हमने NCERT में करते समय आपको बताया। अब इसको सॉल्व किया तो X बराबर आ गया +5। अतः H4P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? +5 हो गई। अब देखिए आगे कह रहा है माना K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू X, यानी Mn की हमको निकालना है। अब K एल्कली मेटल है तो K की +1 हो जाएगी पहले वर्ग में, 2 है तो 2 का गुणा कर दिया। Mn की निकालना है तो +X कर दिया। प्लस ऑक्सीजन के 4 परमाणु है तो 4, एक ऑक्सीजन का -2 तो -2 का गुणा कर दिया इक्वल टू 0 हो गया। सॉल्व किया तो X बराबर आ गया +6। अतः K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? +6 हो गई। अब इसी प्रकार से आगे देखते हैं। कह रहा है माना CaO2 में O की ऑक्सीकरण संख्या X है।
तो इसका मतलब कि CaO2 में हमें O की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि Ca की +2 होती है, तो चूंकि ये न्यूट्रल है तो इधर भी -2 होनी चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन की -2 तो एक की कितना होगा, -1 होगी। तो देखिए -1 ही आंसर आया। अब इसको करते हैं और करके देखते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम की +2 होती है तो +2 लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2 का गुणा किया, ऑक्सीजन की निकालना है तो x कर दिया, कोई पावर नहीं है तो =0 कर दिया। अब सॉल्व किया तो x बराबर आ गया -1। अतः CaO2 में O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, -1 आ गई। अब माना NaBH4 में B की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो इस प्रकार से NaBH4 में B की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो उसको हमने x मान लिया, तो Na की +1 हो गई, B की निकालना है तो +x हो गई, प्लस H के 4 हैं तो 4 हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि Na और B यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसलिए H यहाँ पर निगेटिव होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पर हाइड्रोजन की पॉजिटिव होगी और कहाँ पर निगेटिव होगी। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की -1 लिया गया है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ निगेटिव होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। और समझेंगे कैसे, इसको समझ लीजिए कि Na हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इसका +1 हो गया। अब ये इसका -1 होगा एक का, तो 4 हाइड्रोजन का -4 होगा तो B का +3 होना पड़ेगा। तो x देखिए +3 आया है, तो यहाँ पर H का -1 होगा। ये अपने कॉमन सेंस से आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए हाइड्रोजन को पहले वर्ग में और 7वें और आजकल की आवर्त सारणी में 17वें वर्ग में रखा गया। इसको आप लोग समझिए कि हाइड्रोजन 2 स्थानों पे क्यों रखा गया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है स्थित परिस्थिति के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व किया गया तो Na की +1 हो गई, प्लस बोरान की निकालना है तो x, प्लस हाइड्रोजन की 4 परमाणु है तो 4 और 1 का -1 होगा तो =0 कर दिया, क्योंकि कोई आवेश नहीं है। सॉल्व किया तो x बराबर +3 आ गया। तो NaBH4 में B की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +3 हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अब आगे देखिए 6 नंबर आ जाता है। अब देखिए 6 नंबर में कह रहा है माना H2SO7 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो इसका मतलब हमें सल्फर की निकालना है, इसीलिए उसकी x मानी गई। तो हाइड्रोजन की यहाँ +1 होगी तो 2 × +1 होगा, प्लस सल्फर की निकालनी है और 2 परमाणु है तो 2 × x कर दिया, प्लस ऑक्सीजन 7 है तो 7 × -2 कर दिया =0। सॉल्व किया तो x बराबर आ गया +6। अतः H2SO7 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +6 हो गई। इसी प्रकार से KAlSO4 का होल ट्वाइस × 12H2O में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालनी है, तो उसकी हमने कितना मान लिया x। अब K है तो K की +1 होती है, Al तीसरे वर्ग में है तो +3 होगी, प्लस हमारा SO4 है तो सल्फर की निकालनी है, तो यहाँ पर x की देखिए SO4 का होल ट्वाइस है यानी सल्फर के 2 हैं तो 2x, प्लस ऑक्सीजन के 4 और ये 2 है, इसका मतलब 8 है तो 8 × O की -2 तो -2, प्लस 12H2O है तो 12 और हाइड्रोजन की 1 की +1 2 की +2 होगी तो +2, प्लस 12 ऑक्सीजन है तो 12 और 1 ऑक्सीजन के -2 तो -2 कर दिया =0 हो गया। अब इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई हमारी +6। अतः KAlSO4 का होल ट्वाइस × 12H2O में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +6 हो गई। तो इस प्रकार से इतने एग्जाम्पल हमने देख करके ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लिया। अब आगे फिर क्वेश्चन पूछ रहा है,
कह रहा निम्न यौगिकों के रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या है तथा इन परिणामों को आप कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, फिर इनकी रिएक्शन भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि KI3 में I3 की, तो माना KI3 में I की ऑक्सीकरण संख्या X है। तो अब यहाँ पर देखिए KI3 है, तो KI3 की रिएक्शन देखेंगे तो इक्विलिब्रियम में चूँकि K हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो K प्लस I माइनस के साथ इसका यौगिक बनेगा। K हमारा पॉजिटिव है तो I को निगेटिव होना पड़ेगा, तो K प्लस I माइनस प्लस I2 यानी आयोडीन हमारी बन जाएगी। अतः KI में I की ऑक्सीकरण संख्या -1 तथा I2 में 0 है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न यौगिकों के रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या है तथा इन परिणामों को आप कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए K प्लस I माइनस में I की -1 है और इस I2 में कोई वो नहीं है तो पावर नहीं है तो 0 है, तो I2 की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी आयोडीन की I2 में। अब देखिए आगे H2S4O6 में यस की सल्फर की निकालना है, तो अब जिसकी निकालना है उसकी X मानते हैं, तो माना H2S4O6 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या X है। अब H2 है तो 2 इंटू हाइड्रोजन की +1, फिर सल्फर की निकालना है और 4 है तो 4 इंटू X हो जाएगी, प्लस ऑक्सीजन 6 है एक ऑक्सीजन का, -2 इक्वल टू कोई पावर नहीं है तो 0 लिख दी। सॉल्व किया तो X बराबर आ गया 5/2। अतः H2S4O6 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई +5/2 हो गई। अब आगे देखते हैं Fe3O4 में Fe की निकालना है, तो माना Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई X। अब यहाँ पर Fe की निकालना है तो इसकी X मानेंगे और 3 है तो 3X, प्लस ऑक्सीजन की 4 परमाणु है तो 4 इंटू एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 का गुणा कर दिया, तो ये हो गया 0 के बराबर। अब X बराबर आ गया 8/3। अतः Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई 8/3। अब CH3CH2OH में कार्बन की निकालना है, इसलिए माना कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या X हो गई। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ X लिख देना, तो यहाँ पर X लिखा प्लस हाइड्रोजन की +1 इंटू 3 हाइड्रोजन है तो 3 का गुणा कर दिया, प्लस फिर कार्बन है तो X मान लिया, प्लस हाइड्रोजन है तो 2 है तो 2 गुणे +1 इंटू फिर प्लस करेंगे लेकिन ऑक्सीजन है तो माइनस हो जाएगा, तो -2 प्लस हाइड्रोजन की +1 बराबर 0। तो ये सॉल्व करने पे आ गया X बराबर -2। अतः CH3CH2OH में कार्बन की औसत ऑक्सीकरण संख्या लिखना चाहिए, क्योंकि 2 है ना, तो औसत ऑक्सीकरण संख्या हमारी -2। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कार्बन की निकालना है, इसलिए माना CH3COOH में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या X हो गई। तो यहाँ पर C है तो C की ऑक्सीकरण संख्या C की X, प्लस हाइड्रोजन 3 है तो 3 हाइड्रोजन की +1 होती है तो गुणे +1, प्लस कार्बन की 3 कार्बन की निकालना है तो X, प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2 गुणे एक ऑक्सीजन के -2 तो -2 का गुणा कर दिया। फिर इसके बाद ये हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन की -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर देखिए जो ये हमारा ये हाइड्रोजन है इसकी -1 है, तो कहाँ +1 होगी कहाँ -1 होगी इसको समझना है। तो यहाँ पर देखिए CH3 OH माइनस इस तरह फिगर बनता है एसिटिक एसिड का। तो यहाँ पर देखिए H पे -1 है, इसलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको
1 लिखा गया है। तो कहाँ पर +1 लिखा जाता है, कहाँ पर -1, इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, तभी आप सही से आक्सीकरण संख्या निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई +1, अतः CH3COOH में C की आक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +1 हो गई। अब आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं का अपचय अपचय अभिक्रियाओं के रूप में औचित्य स्थापित करने का प्रयास करें। कहने का मतलब ये है कि इन अभिक्रियाओं को हमें ये दर्शाना है कि ये अपचयोपचय अभिक्रिया हैं कि नहीं है, यानी दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही अभिक्रिया में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं कि नहीं, ये हमको सारी रिएक्शन में दिखाना है। तो देखिए CuO सॉलिड प्लस H2 गैस से Cu सॉलिड प्लस H2O गैस बन रही है। अब इसमें हमें दिखाना है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है कि नहीं। तो चूंकि Cu का अपचयन Cu में होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की -2 होती है, तो Cu की +2 होना पड़ेगा इसको न्यूट्रल करने के लिए। तो Cu की +2 हो गई ऑक्सीकरण संख्या, और यहाँ पर हाइड्रोजन स्वतंत्र अवस्था में इसलिए 0 हो गई। यहाँ पर Cu केवल Cu होना चाहिए, Cu सॉलिड ये गलत लिखा है, तो यहाँ पर Cu सॉलिड होगा, तो Cu सॉलिड होगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर H2O बन रहा है, तो H2O में ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 2 हाइड्रोजन की +2, तो 1 की +1 होगी। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन 0 से +1 बन रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है 0 से +1, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर कॉपर आयन से कॉपर बन रहा है, यानी यहाँ पर +2 से 0 हो रही है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं इस अभिक्रिया में, इसलिए अपचयोपचय या रिडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण होगा। अब आगे देखते हैं, खा वाले में देखिए Fe3O4 सॉलिड प्लस 2CO गैस से रिएक्शन होती है, तो 2Fe सॉलिड प्लस 3CO2 गैस बन जाती है। अब ये रिएक्शन में देखिए FeO3 का अपचयन Fe में होता है तथा CO का ऑक्सीकरण CO2 में होता है। कैसे होता है इसको समझिए। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की -6 होगी क्योंकि 3 है, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा 3 ऑक्सीजन का, तो 2 Fe का +3 होना पड़ेगा क्योंकि 3 दूनी 6, यहाँ पर मतलब कुल मिला करके +3 होना पड़ेगा क्योंकि 2 Fe है। तो इसलिए Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3, और यहाँ पर स्वतंत्र अवस्था में है तो 0 हो जाएगा, यानी Fe की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है, यानी Fe का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी अपचयन हो रहा है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का -2 होता है, तो C का +2 होना पड़ेगा न्यूट्रल रहने के लिए, उदासीन रहने के लिए, तो C की +2 हो गई। यहाँ पर CO2 बन रहा है, तो 1 ऑक्सीजन की -2, 2 की -4, तो कार्बन की +4 होना पड़ेगा, तो +2 से +4 हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर देखिए Fe का अपचयन हो रहा है और C का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए ये अपचयोपचय अभिक्रिया है, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। अब आगे देखते हैं 4BCl3 गैस से 3Li से LiAlOH4 सॉलिड की रिएक्शन होती है, तो 2B2H6 गैस बन जाती है, 3LiCl6 सॉलिड बन जाता है, प्लस 3AlCl3 सॉलिड बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है BCl3 का अपचयन B2H6 में हो रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं एक Cl का -1 होता है तो 3 का -3 होगा, तो इसको +3 होना पड़ेगा। यहाँ पर एक का हमारा -1 होता है, यहाँ पर देखिए -1 होगा क्योंकि B इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा,
तो 6 का -6 हो गया, तो 2 का -3 होना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाली बुक में सारे एलिमेंट का निकाल करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर b का Cl का -1 होगा, 3 है, तो इसलिए b का +3 होना पड़ेगा। इसी प्रकार LiAlH4 में Li का +1 होगा, पहले वर्ग में है, Al तीसरे में है तो +3 होगा, और ये +3 और +1 +4 होंगे, तो H का -1 होना पड़ेगा, और 4 है तो ये -4 हो जाएगा पूरा, और ये पूरा +4 यानी न्यूट्रल हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए B2H6 में H का +1 और B का माइनस में होगा, तो H के 6 है तो ये +6 हो जाएगा अगर एक H का +1 होगा, तो इसलिए B2 है तो इसको -3 होना पड़ेगा, ताकि ये -6 हो सके 2 का गुणा करके, और ये +6 हो सके इस 6 का +1 में गुणा करके। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए B +3 है, यहाँ पर -3, यानी बोरान का क्या हो रहा है अपचयन, ऑक्सीकरण संख्या +3 से -3 में घट रही है। और यहाँ पर देखिए Li का +1 है, यहाँ पर +1 है, तो Li में कोई चेंज नहीं हो रहा। Al का +3 है, Al का +3 है, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो कह रहा है इन दिस रिएक्शन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ B डिक्रीजेज फ्रॉम +3 इन BCl3 to -3 इन B2H6। तो बोरान जो है उसका +3 से -3 में बदल रहा है BCl3 से B2H6 बनने में। दैट इज BCl3 इज रिड्यूस्ड टू B2H6, इसलिए BCl3 का अपचयन हो रहा है B2H6 में। Also the oxidation number of H increases from -1 in LiAlH4 to +1, और इसी प्रकार LiAlH4 की तरफ में -1 है, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए +1 है, तो H की ऑक्सीकरण संख्या -1 से +1 हो रही है, यानी ये ऑक्सीडेशन की निशानी है, और यहाँ पर बोरान की +3 से -3 हो जा रही है, ये रिडक्शन की निशानी है। तो इन B2H6 दैट इज LiAlH4 इज ऑक्सीडाइज्ड टू B2H6। तो B2H6 में क्या होगा, कह रहा है इन B2H6 दैट इज LiAlH4 इज ऑक्सीडाइज्ड टू B2H6। तो LiAlH4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है B2H6 से, Hence the given reaction is a redox reaction। अतः रिएक्शन ऑक्सीकरण अपचयन या अपचय अभिक्रिया है या रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, क्योंकि B की +3 से -3 हो रही है, और हाइड्रोजन की -1 से +1 हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या LiAlH4 में +1 है, -1 है, और इससे B2H6 में +1 में बदल जा रही है, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। तो LiAlH4 इज ऑक्सीडाइज्ड टू B2H6। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, और BCl3 से B2H6 बन रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों यहाँ पर हो रहा है। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए हिंदी वाली बुक में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है, तो इसको सुधार करने की ज़रूरत है। तो इंग्लिश वाली बुक देख लीजिए यहाँ पर। तो Li और Al का ऑक्सीकरण हो रहा है, जो कह रहा है ये गलत कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर Li +1 में है, यहाँ भी +1 में है, और Al यहाँ पर +3 में है, और यहाँ +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जैसा इंग्लिश में अभी हमने बताया इंग्लिश वाली बुक में, उस हिसाब से हमको करना है। अब आगे देखिए घा वाले में कह रहा है 2K सॉलिड है,
F2 गैस से इसकी रिएक्शन होती है तो 2K प्लस F माइनस सॉलिड बन जाता है। तो कह रहा है यहाँ K का ऑक्सीकरण KF में होता है तथा F2 का अपचयन KF में होता है। तो इसको देखते हैं कैसे होता है। तो K सॉलिड है इसलिए 0 हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या, F2 गैस है स्वतंत्र अवस्था में इसलिए इसका भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2K प्लस और F माइनस बन रहा है। तो इसका मतलब फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या घट करके -1 हो रही है, 0 से इसका मतलब फ्लोरीन का अपचयन हो रहा है। तो वही कह रहा है कि F2 का अपचयन KF में होता है और K का ऑक्सीकरण KF में होता है। यहाँ पर देखिए K की 0 से यहाँ पर KF में +1 हो गई, इसलिए K का ऑक्सीकरण हो रहा है KF में और फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है KF में। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए ये भी रिडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण है। अब आगे देखते हैं 4NH3 सॉलिड गैस प्लस 5O2 गैस से 4NO गैस प्लस 6H2O गैस बनती है। तब यहाँ पर NH3 का ऑक्सीकरण NO एवं O2 का अपचयन H2O में होता है। तो NH3 का NO में कैसे ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ पर नीचे दिखाया गया है। तो NH3 में H की +1 और हमने आपको बताया था फोन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अपने साथ -3 रखेगा तो हाइड्रोजन को +1 होता है, तो 3 का +3 तो नाइट्रोजन का -3। अब यहाँ पर देखिए फोन में ऑक्सीजन पहले आता है, नाइट्रोजन बाद में, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो अब ये माइनस रखेगा तो ऑक्सीजन का -2 होगा तो नाइट्रोजन को +2 होना पड़ेगा। तो यहाँ -3 से +2 हो रहा है, इसका मतलब -3 का NO में ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। यहाँ ऑक्सीजन स्वतंत्र है तो ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। यहाँ पर H2 की +2 है तो ऑक्सीजन की -2 होगी, इसका मतलब ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है, इसका मतलब O2 का H2O में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए ये रिडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है फ्लोरीन बर्फ से अपक्रिया करके यह परिवर्तन लाती है। तो H2O बर्फ जाहिर सी बात है ठोस होती है तो सॉलिड लिखा है, फ्लोरीन गैस की अपक्रिया होती है तो HF गैस बनती है और HOF गैस बन जाती है। तो इस अपक्रिया का अपचय अपचय औचित्य स्थापित कीजिए। तो हमको ये बताना है कि ये अभिक्रिया रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है कि नहीं। तो F का अपचयन होकर HF बनती है। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है फोन FON, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हमारी -1 हो जाएगी। फिर ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए फ्लोरीन -1 होगी और यहाँ पर फ्लोरीन फिर -1 होगी तो ये 2 हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, इसको +2 होना पड़ेगा ऑक्सीजन को क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी प्रकार से यहाँ भी, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन अगर +1 हो जाएगी तो हाइड्रोजन, तो इसको ऑक्सीजन को 0 होना पड़ेगा क्योंकि +1 और -1 मिला करके हमको न्यूट्रल करना है। तो अब कह रहा है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है यहाँ की नहीं, क्या हो रहा है ये हमको बताना है। तो यहाँ F की स्थायी ऑक्सीकरण संख्या -1 है, तो कुल मिला के -1 यहाँ पर F की ऑक्सीकरण संख्या है। यहाँ पर देखिए थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में देखते हैं, इस पर थोड़ा सा कुछ असहजता महसूस हो रही है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ सही दिया गया है, पानी सॉलिड है, फ्लोरीन गैस से रिएक्शन हुई तो HF और HOF बनता है। तो जस्टिफाई दैट दिस रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमको बताना है कि ये रिएक्शन अपचय अपचय अपक्रिया यानी रिडॉक्स अपक्रिया है कि नहीं। तब यहाँ पर देखिए कह रहा है लेट अस राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन्वॉल्व इन द गिवन रिएक्शन एबव इट्स सिंबल एज। तो अगर इसको लिखा जाए तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन +1 में होगी और हाइड्रोजन +1 होगी, ऑक्सीजन -2 होगी
क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पर फ्लोरीन स्वतंत्र है तो 0 हो जाएगी। यहाँ पर HF में फ्लोरीन की -1 होगी, हाइड्रोजन की +1 होगी, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर देखिए इसकी +1 होगी, H की +1, फ्लोरीन की +1, तो ऑक्सीजन की -2 होना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज़ समझना है। यहाँ पर देखिए हिंदी वाली बुक में जो ये HOF था तो इसमें हमने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए गलत तरीके से दिया गया है। यहाँ पर केवल फ्लोरीन है, तो हिंदी वाली बुक को आप न मानिए, इंग्लिश वाली बुक में OF2 लिखा है, यहाँ पर देखिए F2 लिखा है। यही सब त्रुटियाँ हो जाती हैं, तो हिंदी वाली बुक में थोड़ा गड़बड़ी है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इंग्लिश वाली बुक में हम देखते हैं, हालांकि यहाँ के हिसाब से F की स्थायी ऑक्सीकरण संख्या -1 जैसा हमने आपको बताया है। HOF एक अस्थायी यौगिक, अब ये अस्थायी है यहाँ पर, तो कह रहा है F का अपचयन होकर HF बनता है, क्योंकि F की ऑक्सीकरण संख्या घटती है, F की ऑक्सीकरण संख्या घटती है, F का अपचयन होकर HF बनता है। तो F का अपचयन होकर HF यहाँ बन ही नहीं रहा, पता नहीं कैसे लिखा। यहाँ F की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, अतः ऑक्सीकरण भी होता है। HOF एक अस्थायी यौगिक। ये देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है, ये अस्थायी यौगिक बनाया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सही लिखा गया है, तो इसको इंग्लिश वाली बुक से हम लोग समझ लेते हैं, हिंदी वाली में थोड़ा गड़बड़ है। तो देखिए इसको लिखा गया जैसे यहाँ लिखा है, तो वैसे ही हमने लिखा। अस्थायी यौगिक क्या बन रहा है इससे नहीं मतलब है, तो यहाँ पर हमने सबके लिखा। तो यहाँ पर फ्लोरीन की +1 ऑक्सीकरण संख्या होगी, ऑक्सीजन की -2, इसको ध्यान देना है यहाँ पर। अब ये कैसे है अभी नीचे बताएगा। हालांकि फ्लोरीन की +1 कैसे लिखा है हमें नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हमेशा -1 रहेगा, +1 कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ लिखा है। अब कैसे समझा रहा है इसको पढ़ते हैं। तो कह रहा है हियर वी हैव ऑब्जर्व दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 0 in F2 to +1 in HOF। तो कह रहा है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन की 0 से HOF में +1 के रूप में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। आल्सो द ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज फ्रॉम 0 in F2 to -1 in HF। और फ्लोरीन यहाँ रिड्यूस भी हो रहा है, तो फ्लोरीन की -1 भी हो रही है और फ्लोरीन की +1 भी, यानी फ्लोरीन का अपचयन भी हो रहा है, फ्लोरीन का ऑक्सीकरण भी हो रहा है। दस इन द एबव रिएक्शन F इज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। इसलिए इस रिएक्शन में फ्लोरीन का ऑक्सीकरण भी हो रहा है +1 के रूप में, और रिडक्शन भी हो रहा है, या अपचयन भी हो रहा है -1 के रूप में। F इज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, यानी F ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है इसका और रिडक्शन भी हो रहा है। हेंस द गिवन रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, इसलिए हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। तो इसलिए जो हिंदी वाली बुक है, यहाँ पर जहाँ भी थोड़ा मिस्टेक समझ में आएगा तो हम इंग्लिश वाली बुक का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, और फ्लोरीन की -1 भी हो सकती है, ये भी एक अपवाद हमको मिला, कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 4 क्वेश्चन किए। तो आज का लेक्चर यहीं तक। ओके, थैंक यू।